अस्सलाम वालेकुम। तो अब इसमें हम एनालिसिस देखते हैं। द ट्रेंड ऑफ wheat production cost over the past 8 years is shown in figure. The results show that the cost of land preparation, irrigation, fertilizer and seeds all increased over time. रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि जितनी भी कॉस्ट है लैंड की, प्रिपरेशन की, इरिगेशन यानी पानी की, और फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह की, वो सब इंक्रीज हो रही है। इन द पास्ट फ्यू इयर्स, पिछले चंद सालों से प्रोडक्शन कॉस्ट राइजन शार्पली, वो तेजी से बढ़ी है, विच हैज डैमेज फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से जो किसान है उनका जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, डैमेज हो गया है। Fertilizers account for the highest proportion of wheat input cost. सबसे महंगे क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कीमियाई खाद होती है। Land preparation cost take the second place. The cost of seed and irrigation also greatly affect the cost of wheat production. ज़मीन की जो तैयारी होती है, उसके बाद सीड है, इरिगेशन है, ये सब यानी कि कल्टीवेशन का प्रोसेस है पूरा, उसकी कॉस्ट हायर है। तो इसी वजह से मार्केट जो प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हायर है। A comparison of wheat production cost in India and Pakistan show that अब कंपैरिजन अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंडिया का बहुत जो है ना वो बहुत लोअर है पाकिस्तान के मुकाबले में मार्केट सपोर्ट प्राइस। इसकी वजह क्या है कि इंडिया की कॉस्ट भी लोअर है, इसलिए इसकी सपोर्ट प्राइस भी लोअर है। ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइजर्स भी सब्सिडाइज करती है इंडियन की जो गवर्नमेंट है। दी सब्सिडीज आर पेड एट सोर्स, दैट इज टू द कंपनीज। अब ये सब्सिडीज जो है वो कंपनीज को दी जाती हैं जो फर्टिलाइजर बनाती हैं। ये सब्सिडीज जब कंपनीज को दी जाती हैं तो वो किसानों को कम कीमत पे प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है ना। अब ये लैंड प्रिपरेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और सीड की कॉस्ट के कर्व्स हैं जो पॉजिटिव स्लोप में है, यानी कि ऊपर की जानिब जा रहे हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। हाउएवर इन पाकिस्तान सब्सिडीज फॉर इनपुट्स आर लोअर देन इंडिया। सब्सिडीज जो है ना वो इनपुट्स की जो सब्सिडीज हैं वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। अब कंक्लूजन हम देखते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं? द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी इनकरेजेस फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर व्हीट। ये जो एमएसपी है, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है, ये फार्मर्स को इनकरेज कर रही है। However, this policy has brought a heavy economic burdens to the Punjab government. लेकिन इकोनॉमिकली, माशी तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गई है। रिजल्ट इंडिकेट दैट द हायर व्हीट मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज़ मेड द कंट्री लूज इट्स कम्पिटिटिवनेस इन द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। और इसकी वजह से कंट्री जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता है। In addition, we found that the cost of wheat production is much higher in India. इंडिया के मुकाबले में भी बहुत higher है। These higher costs force the government to raise the MSP to maintain farmers' profitability. और हाई की कॉस्ट की वजह से जो फार्मर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको जो है ना वो मार्केट सपोर्ट प्राइस हाई रखनी पड़ी है। The high MSP is guaranteed by subsidizing procurement and release of wheat, which imposes heavy financial burden. Financially बहुत ज़्यादा burden में आ गई, लोन भी आ गए, सब कुछ आ गए गवर्नमेंट पे। In addition, rise in wheat prices in recent years also hurt consumers. फिर भी प्राइस मार्केट में जो है ना वो बढ़ रही है, तो कंज्यूमर्स भी हर्ट हो रहे हैं। अब जो पॉलिसी मेकर हैं, कैन वी डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडीज बाय सब्सिडाइजिंग व्हीट इनपुट्स, उनको चाहिए कि वो व्हीट इनपुट्स पे जो है ना वो ये इनके एविगेशन और ये सारी कॉस्ट जो अभी हमने देखी
उस पे सब्सिडी प्रोवाइड करें, फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, ताकि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। टू दिस एंड द बेस्ट पॉलिसी इंटरवेंशन में बी टू प्रोवाइड इनपुट सब्सिडीज। उनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनपुट पे सब्सिडीज दें आउटपुट से ज़्यादा। A reduction in input cost will correspondingly reduce output prices. जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइस खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएगी। फार्मर्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही है और कंज्यूमर्स के लिए भी। और यहाँ पर पूरा आपको रिसर्च पेपर जो है ना वो तकरीबन कवर हो गया है। आप इसको एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ابھی ہم پرائس سپورٹ پالیسی پڑھ رہے تھے۔ پرائس سپورٹ پالیسی کے بعد یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے پرائس سپورٹ پالیسی کا۔ کیا ہوتی ہے پرائس سپورٹ پالیسی، اس کے بعد ویٹ کی پرائس سپورٹ پالیسی کیا ہے پاکستان میں، یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ کرنٹ سرکمسٹینسز میں پورا ریسرچ پیپر بھی ہم نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کر لیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ریسرچ پیپر کی سمری کو پریپیئر کر کے 25 تک سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اس کے بعد ہے نون فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، ٹھیک ہے۔ تو نون فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یہ آپ کا اگلا ٹاپک ہے، سیکنڈ آپ کا ٹاپک ہے۔ ہیلو میم آواز سلو آ رہی ہے بہت۔ آواز سلو آ رہی ہے؟ اچھا آپ دیکھیں اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہیلو جی میم صحیح، جی میم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نان فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یہ سیکنڈ ٹاپک ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تھرڈ ہے، سوری۔ فرسٹ تو فوڈ سیکیورٹی تھا، سیکنڈ آپ کا پرائس سپورٹ پالیسی تھا، اب یہ تھرڈ ٹاپک ہے آپ کا نان فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز۔ Rural non-farm activity is defined both spatially by activity that takes place in rural areas and functionally by a set of activities that do not constitute primary agriculture production. نان فارم ایکٹیویٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو فارمرز کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کا تعلق فارمرز سے نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹیز نان فارم ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ فارمرز کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ کلٹیویشن، ہارویسٹنگ وغیرہ۔ تو نان فارم جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فارمرز کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ اس کی تفصیل بھی بتائی ہوئی ہے، دیکھیں کیا ہوتی ہیں نان فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز۔ بائی ایکٹیویٹی دیٹ ٹیکس پلیس ان رورل ایریاز۔ بائی ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ کوئی خاص ایکٹیویٹی، کوئی خاص کام، ٹھیک ہے، جو رورل ایریاز میں یعنی کہ دیہاتی علاقوں میں، قصبوں میں، گاؤں وغیرہ میں ہو رہے ہیں۔ ان فنکشنلی بائی اے سیٹ آف ایکٹیویٹیز، یا تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی نان فارم ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ They do not constitute primary agricultural production، اس کا بنیادی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر سے، زراعت سے اس کا بنیادی تعلق نہیں ہے۔ رورل نان فارم ایکٹیویٹیز انکلوڈ ویلیو چین ایکٹیویٹیز۔ دیکھیں اب ایکٹیویٹیز کا ایک اس کی لسٹ بتائی ہوئی ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان فارم ایکٹیویٹیز ہیں۔ ایک تو ویلیو چین ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ ویلیو چین ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ میڈیم آف جو ہے نا وہ میڈیم کہتے ہیں آپ اس کو، کہ جو میڈیم آپ کا چل رہا ہے، جو انٹرمیڈیریز آ رہے ہیں فارمرز سے جو ہے نا وہ پرچیز کیا، پھر ہول سیلرز کو دیا، اور پھر وہاں سے کنزیومرز نے لیا، ٹھیک ہے۔ سچ ایز ایگرو پروسیسنگ۔ تو ویلیو چین ایکٹیویٹیز میں صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیم انٹرمیڈیریز آ گئے، بلکہ پہلے وہ پروسیس ہوتی ہے۔ اب جیسے گندم ہے تو گندم جو ہے نا وہ پہلے گندم کی فصل آپ نے دیکھی ہوگی، اس فصل کو پہلے پروسیس کیا جاتا ہے، پھر اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو ایگرو پروسیسنگ میننگ کہ جو فصل آپ نے ہارویسٹ کی ہے، یعنی کہ آپ نے جو فصل کی کٹائی کی ہے، اس فصل کو آپ اس صورتحال میں لے کے آئیں، اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ آپ اس کو سیو کر سکیں، آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکیں، آپ اس کو ٹریڈ کر سکیں، یعنی کہ آپ اس کو ایکسچینج کر سکیں، ٹھیک ہے۔ سو فرسٹ آف آل ایگرو پروسیسنگ، پھر ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوریوں وغیرہ پہ لاد کے پھر شہروں میں پہنچانا اور مارکیٹ وغیرہ میں پہنچانا، ڈسٹریبیوشن آ گئی، مارکیٹنگ آ گئی، ریٹیلنگ آ گئی، ایز ویل ایز ٹورزم۔
manufacturing, construction, mining, plus self-employment of activities, handicrafts, bakeries, mechanics, और kiosk and so on. ठीक है, तो टूरिज्म की भी एक्टिविटीज आ गई. अब टूरिज्म की एक्टिविटीज कैसे आ गई, जैसे जंगलात हैं, जंगलात का टॉपिक हम पढ़ेंगे. तो जंगलात में भी टूरिज्म होता है. तो जंगलात का टॉपिक भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है काफी. ऐसी अभी हम पढ़ेंगे इसी सेशन में इंशाल्लाह. तो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो जंगलात की वजह से बढ़ जाती है. टूरिज्म की इंडस्ट्री को फ्लोग मिलता है जंगलात की वजह से. मैन्युफैक्चरिंग है. अब ये जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होती है ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है, कंपनीज में भी यूज होती है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है. माइनिंग यानी कि जो मादनियात वगैरह है वहां से आप अगर निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, मादनियात निकाल रहे हैं, ये भी नॉन फार्म अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में ट्यूबवेल वगैरह की कंस्ट्रक्शंस आ गई. ठीक है ना. तो वो तमाम एक्टिविटीज जो डायरेक्टली फार्मर्स की एक्टिविटीज नहीं है, फार्मर्स के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एग्रो प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई फसलों वगैरह की. ठीक है. ये तमाम एक्टिविटीज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहलाती हैं. ठीक है. उसके बाद आप देखें कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में क्या इसकी सूरत हाल है. देखें, ये भी रिसर्च पेपर ही है. नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर रूरल नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन पाकिस्तान. This is ample evidence that poverty, which declined rapidly in Pakistan in the 80s, returned in 90s. पहले इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. तो आपको एब्स्ट्रैक्ट तो है ही नहीं इसमें. चलें, इंट्रो से ही स्टार्ट कर लेते हैं. अब देखें, ये जो रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर से स्टडी करवाने का मकसद ये होता है कि वैसे तो डेटा आपको बहुत सारा मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहेंगे गूगल वगैरह पे आप सर्च करेंगे तो. लेकिन जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो आपको करंट इंफॉर्मेशन देते हैं. वो ज़्यादा रिलायबल होती है. ठीक है. तो रिसर्च पेपर इसलिए आपको दिए जाते हैं, इससे आपको एक अच्छा आइडिया भी हो जाएगा. फर्दर आगे एजुकेशन में आपको इजी रहेगा जब आप एम फिल वगैरह इंशाल्लाह उसमें जाएंगे. अगर एडमिशन में तो आपको इजी होगा इसमें. एनीवेज, अब ये जो पेपर है, इससे पहले जो पेपर हमने वीट की सपोर्ट प्राइसेस से रिलेटेड था वो 8 पेजेस का था. ये 23 पेजेस का है. तो अब ये पेपर में कंप्लीट तो आपको वर्ड टू वर्ड मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगी, बल्कि ये आपका काम है कि आप उसको बैठ के स्टडी करें. ठीक है. मैं आपको इसका एक समरी, एक इसकी जो है ना वो उस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे कि आपको पूरा समझ आ जाए. यानी कि मेन जो पॉइंट्स है वो हम स्टडी करेंगे. जी जी. मैम पेपर के हवाले से भी थोड़ा कुछ बता दें कि हम कैसे स्टडी करें, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें थोड़ा उस टाइप के बेटा, भी कुछ क्लियर। पेपर में मैंने जो जो आपको पढ़ाया है, जैसे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और फैक्टर्स बताए हैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या होते हैं. तो जो अभी तक आपको पढ़ाया है, आपको मतलब कि मटेरियल आपको दे दिया है मैंने, या तो आपको लिंक्स दिए हैं या फिर जो पेपर हमने पढ़े हैं वो आपको दे दिए हैं. तो आप उन्हीं पे फोकस करें. जो मटेरियल, जो लिंक आपको दिए हैं उस पे फोकस आप रखें अपना. तो ऑब्जेक्टिव भी होंगे. अब जैसे अगर 25 का है पेपर तो 5 नंबर के मेरे ख्याल में होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके अलावा जो है ना वो सवालात होंगे. बस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन में आपने आंसर लिखने हैं. ठीक है ना.
अब ये कोई मैथमेटिकल या काउंटिंग तो है नहीं, इसमें आपको ऑब्वियसली लिखना ही होगा। तो जो मटेरियल मैंने आपको दिया है आप उस पर फोकस कीजिएगा, आप उसको स्टडी कीजिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे क्वेश्चंस। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें तो रिलैक्सेशन तो बहुत ही होती है, पेपर भी ऑनलाइन हो जाते हैं तो पूरे दिन का आपके पास टाइम होता है, तो टेंशन की बात नहीं है, बस आप स्टडी अच्छी कीजिएगा। ये आपकी जो है ना वो एबिलिटी पे बात है कि आप कितना अच्छा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। आप अच्छा स्टडी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। और सिर्फ मेरा दिया हुआ लिटरेचर नहीं, अगर इससे अच्छा लिटरेचर आपको मिल जाता है, इससे बेहतर भी आपको मिल जाता है, तो आई सजेस्ट आप उसको रीड कीजिएगा, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। देयर इज एम्पल, अब इसको हम देख रहे हैं, देयर इज एम्पल एविडेंस दैट पॉवर्टी विच डिक्लाइन, पॉवर्टी की बात की जा रही है, गुरबत की बात की जा रही है कि 1980 में डिक्लाइन हो गई थी, 90s में दोबारा आ गई, ठीक है। अब इनके आगे ये जो नाम लिखे हुए होते हैं ये भी रिसर्चर्स के ही नाम होते हैं। Consequently, large number of Pakistanis, more than one third of total, live currently for below what can reasonably be regarded as a decent standard of living. एक तिहाई से ज्यादा जो आबादी है वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, डिसेंट नहीं है। Poverty has generally been higher in rural areas, कस्बों में देहातों में बहुत ज्यादा है गुर्बत। This gap could not be bridged over time. Still, the greatest degree of poverty is found in countryside. ये गैप जो है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है कंट्री में, जो देहाती इलाके हैं और जो मतलब के जो साहिली इलाकों पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुर्बत है। टू एड्रेस रूरल पॉवर्टी, policy makers have long been looking to growth potential of the farmer sector of rural economy. पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो फार्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर यहाँ की पाकिस्तान की बैकबोन आप कहें तो बेहतर होगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। Pakistan is an agricultural country. Non-agricultural activities in rural areas have received little attention. अब यहाँ पे ये पेपर चूंकि नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो अब लिटिल अटेंशन है, बहुत ज़्यादा बहुत ही कम अटेंशन है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर। This neglect, however, may be socially costly. It has been shown in several recent empirical studies that non-farm activities occupy an important place in rural economies. देहाती कस्बों वगैरह में जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं, घर पे बैठ के कुछ बनाना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना या ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेना या एग्रो प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोसेस करते हैं अ, मकई वगैरह को और इसको गंदम वगैरह को, तो प्रोसेसिंग में भी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं नॉन फार्म जो एक्टिविटीज़ हैं, मसला ये है कि इसको अटेंशन भी नहीं है। और क्या होता है कि जब निगलेक्ट होती हैं ये एक्टिविटीज़, तो चूंकि देहाती जो इलाके हैं वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये एक्टिविटीज़, क्योंकि उनका तो गुजारा इसी पे होता है, घर पे बैठ के कुछ बनाना या फिर औरतें जो काम करती हैं कि भाई फसलों वगैरह में की प्रोसेसिंग में काम कर रही होती हैं, और ट्रांसपोर्ट में और उसमें क्या कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, तो उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, इसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत बुरा उनका हाल है, ठीक है। they expand they expand quite rapidly in response to agriculture development.
ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. And therefore merit special attention in the design of strategies concerning poverty alleviation in rural areas. اگر یہ ایکٹیویٹیز اچھی توجہ ان کو ملے گی، اگر ان کے لیے اسٹریٹجیز ڈیزائن کی جائیں گی، پالیسیز بنائی جائیں گی، ان کو باقاعدہ ایک انفراسٹرکچر، ایک پلیٹ فارم مل جائے گا، تو کیا ہوگا کہ پاورٹی ایلیویشن یعنی کہ غربت کو ختم کرنے میں ان علاقوں میں بہت زیادہ مدد ملے گی. ٹھیک ہے. The rural non-farm sector in Pakistan, like many in other developing countries, is a heterogeneous sector covering a wide spectrum of activities. بہت ہی زیادہ مختلف قسم کی heterogeneous یعنی کہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. The pursuit of this diversification leads one to explore potential of the whole range of non-farm activities. اب اس کی رینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کی رینج کیا ہے. There is a considerable body of literature on poverty in Pakistan. This literature, however, has largely ignored poverty پہ، غربت پہ لٹریچر بہت زیادہ موجود ہے پاکستان میں. بٹ کیا اس کا ٹاپک ہے دس لٹریچر لارجلی اگنورڈ دا امپورٹینس آف نان فارم سیکٹر اینڈ پاورٹی ایلیویشن. جو نان فارم سیکٹر ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو ایکٹیویٹیز کی مثال دی کہ ٹرانسپورٹ آف ایگریکلچرل پروڈکٹس، ڈسٹریبیوشن آف ایگریکلچرل پروڈکٹس اور مارکیٹنگ اور ایگرو پروسیسنگ، یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کو اہمیت نہیں دی ہے کہ پاورٹی کو ختم کرنے میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے نان فارم ایکٹیویٹیز کا. Only few recent studies, کچھ ابھی کی جو اسٹڈیز ہیں based on relatively small sample size have examined linkages between rural non-farm sector and poverty sector. بہت ہی کم اسٹڈیز ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غربت کا اور نان فارم ایکٹیویٹیز کا تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایڈمس اینڈ ہی، اب اس کا بتایا ہوا ہے کسی ریسرچر کا کہ انہوں نے ایگزامن کیا ہے کہ سورسز آف نان فارم انکم انیکویلٹی اینڈ ناسے میڈ لنکس بٹوین پاورٹی، فارمل نان فارمل سیکٹر امپلائمنٹ ان. اب بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ جو ریسرچر ہے انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کا یہ نام بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. Differences in the nature of economic activities between poor and non-poor engaged in the rural non-farm sector have not yet been extensively explored. ابھی تک ہم نے یہ ریسرچ نہیں کیا ہے کہ جو غریب ہیں، جو پور ہیں، جو نان پور ہیں engaged in the rural non-farm sector have not yet been extensively explored. کیا وجہ ہے کہ جو نان فارم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ کیوں ابھی تک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پیپر ہے اس میں 7 سیکشنز ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے رورل نان ایگریکلچرل امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی، سم تھیوریٹیکل کنسیڈریشنز. اور اس کے بعد جو تھرڈ سیکشن ہے، تھرڈ سیکشن میں آپ دیکھیں ڈیٹا سورسز ہے، ڈیفینیشنل ایشوز ہیں. فورتھ سیکشن میں کیا بتایا ہوا ہے، رورل پاورٹی ان 90s. فائیو سیکشن میں نان ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ان رورل پاکستان. اور اس کے بعد جو 6 سیکشن ہے سکس سیکشن میں ریزلٹس بتائے ہوئے ہیں، کوریلیٹس آف نان ایگریکلچرل امپلائمنٹ. لاسٹ سیکشن میں کنکلوژن ہے. ٹھیک ہے. تو 7 سیکشنز ہیں. یہ پیپر ہے تو لیندی، لیکن اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ اچھی نو ہاؤ آپ کو ہو جائے گی. اب دیکھیں نان ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز پاکستان میں کون کون سی ہیں.
According to data generated by the 17 labor force surveys during the last 3 decades, लेबर फोर्स सर्विस जो होते हैं पिछले 3 डिकेट्स में यानी 30 सालों में on industrial status of individual workers. Agriculture is the dominant subsector accounting for about 61% of all rural employment. 61 यानी 61% जो है ना वो रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं but the employment share of this sector is seen to have declined from a level of approximately 70%. The intertemporal comparison is reflective of shift away from agriculture to non-agriculture employment. क्या होता है कि जब ज़राअत में उनको उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता तो वो शिफ्ट हो जाते हैं. अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 70% शिफ्ट आया है 68 से 69 में. Within the rural non-agriculture sector, 4 subsectors: construction, service, manufacturing, commerce are relatively more important. Major trends in these activities are shown. There is an impressive growth in service sector. Its share in total non-agriculture employment increased from 20% in 68 to 69 to above 33%. अब ये बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ यानी कि क्या क्या हो सकती हैं. सर्विस सेक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, यानी कि शहरी आबादी में और कस्बों में भी जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं. और बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गया है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कि एग्रीकल्चर को छोड़ के अब लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. वजह क्या है कि उनका सर्वाइवल उसमें पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, एक ये सेकंड जो इसका सेक्शन है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इन रूरल एरियाज द एक्सेस टू लैंड is considered as one of the major avenues for raising socio-economic status. जो देहाती इलाके होते हैं उसमें लैंड का हासिल करना यानी ज़मीन का हासिल करना बहुत ही बड़ा मसला होता है. ठीक है. मेजर ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कस्बों में कि जो ज़मींदार होते हैं उनके पास ज़मीनें होती हैं, वो किसानों को हायर कर लेते हैं, फार्मर्स को, और वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनकी ज़मीनों पर. और बहुत ये भी होता है कि अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा ड्रामास वगैरह में कि पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है सिर्फ काम करते हुए, लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं किसानों के पास. दे रिमेन एज पीसेंट्स. वो सिर्फ जो है ना वो उन पे काम करते रहते हैं, उनको ज़मीनें नहीं मिलती हैं, ज़मीन को ख़रीदने के काबिल नहीं बनते हैं. उनकी उनका लाइफ स्टैंडर्ड जैसे होता है वो वैसा ही रहता है, और ज़मींदार जो हैं वो सारा फ़ायदा हासिल कर लेते हैं. तो ज़मीन को हासिल करना ये बहुत ही बड़ा मसला होता है. Major economic activities in these areas are related directly or indirectly to the agriculture sector. बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ मेजर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी. Employment in rural non-agriculture sector has traditionally been viewed as a low productivity sector producing low quality goods. अब जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको जो है ना वो
अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है वहाँ पे। वहाँ पे बस एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस होती है देहाती इलाकों में, क्योंकि वो लिटरेट भी नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है कि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। According to this perspective, as an economy undergoes a structural transformation, the importance of the rural non-farm activities in general and rural industries in particular will decline to evolving conditions and influences. A